आरबीआई ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है एनबीएफसीज के लिए कि उसका जो रिस्क वेइंग फ्रेमवर्क है उसमें अमेंडमेंट किया गया है। ऐसी एनबीएफसीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन देती हैं वहां पर अब उनके पास ज्यादा कैपिटल फ्री रह पाएगी आगे लोन देने के लिए। तो क्या है ये पूरी न्यूज, कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से एनबीएफसीज को फायदा मिलेगा, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। बाकी आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आरबीआई ने ये जो रिस्क वेइंग फ्रेमवर्क है इसको लेकर के ड्राफ्ट प्रपोजल लाया था अक्टूबर 2025 में, जिसमें जो नॉर्म्स थे ज्यादा स्ट्रिक्टर थे। तो उसको लेकर के जो एनबीएफसी है उन्होंने अपनी आवाज उठाई और आरबीआई ने उसको सुना और उसमें बदलाव करके जो फाइनल जो रिवाइज फ्रेमवर्क है उसको रिलीज किया है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है उसको हम समझते हैं कि एनबीएफसी के लिए अब ये टियर्ड स्ट्रक्चर लाया जा रहा है ताकि जो रीपेमेंट का थ्रेशोल्ड है उसको थोड़ा इजी किया जा सके, उसमें थोड़ा ईज आ सके। अब देखिए नया जो फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है कि एनबीएफसीज ने मान लीजिए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन बांटा हुआ है और उस प्रोजेक्ट ने अगर कम से कम 2% का जो लोन है वो जो है अपना डेट रीपेड कर दिया है, तो जो उसका रिस्क वेट एसेट है अब कम करके वो 75% पे कर देंगे। और अगर जो रीपेमेंट का माइलस्टोन है 5% पे आ जाता है, मतलब 5% उसने अपना लोन रीपे कर दिया है, तो उसका जो रिस्क वेट एसेट है वो अब आपका आकर के 50% पे हो जाएगा। मतलब उतना कम रिस्क जो है उस पे रह जाएगा। इससे होगा क्या कि इससे जो कैपिटल होगी थोड़ा फ्री अप हो पाएगी ताकि एनबीएफसी थोड़ा और लोन दे सकें। पहले ये क्या था, ये जो लिमिट थी वो तो वही थी कि 75% 50% जो है रिस्क वेट हो जाएगा, लेकिन ये जो माइलस्टोन था पहले 5% और 10% पे था, इसी को लेकर के ज्यादा आवाज उठ रही थी, जिसको अब 2% और 5% पे कर दिया गया है। और जब हम प्रोजेक्ट डेट की बात करते हैं तो उसका मतलब होगा कि टोटल जो सैंक्शन डेट है, चाहे उसमें कुछ एडिशनल डेट दिया गया है रीफाइनेंसिंग वगैरह करके या फिर जो टेकआउट फाइनेंसिंग फैसिलिटी वगैरह दी गई है, सब कुछ मिला करके डेट की बात यहाँ पे हो रही है। अभी आपको न्यूज थोड़ा कम समझ में आ रही होगी क्या कहा जा रहा है और इसका मतलब क्या निकलेगा। समझा देता हूं मैं, इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एनबीएफसीज ने, किसी भी एक एनबीएफसी ने 100 करोड़ रुपए दिए हुए हैं किसको, किसी भी कंपनी को कोई हाईवे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब हाईवे प्रोजेक्ट अगर बनाने के लिए दिया हुआ है तो ये जो लोन है इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का लोन होगा, तो एनबीएफसी को इसको ये दिखाना पड़ेगा कि इस पे जो रिस्क होगा वो कितना होगा, 100% का रिस्क होगा। 100% का रिस्क होने का मतलब क्या होगा कि एनबीएफसी को कुछ ना कुछ कैपिटल अपने पास रिजर्व करना पड़ेगा बफर की तरह, कि अगर इसमें लॉस हो तो वो वहां से रिकवरी हो सके। क्योंकि एनबीएफसी के पास अपना खुद का पैसा तो होता नहीं, वो बैंकों से पैसा लाते हैं और फिर आगे लोन पे देते हैं। तो इस पे जो 100% इनको कैपिटल बफरिंग ऐसा करनी पड़ेगी, तो 100 करोड़ रुपए नहीं रखने पड़ते, बल्कि जो सीआरएआर होता है वो कहता है कि इनको 15% लगभग रखना पड़ेगा। तो मतलब 15 करोड़ रुपए उनके क्या होंगे, फंसे रहेंगे, क्योंकि ये लोन कैसा है, हाई रिस्क का है। हाई रिस्क का होने की वजह से 15 करोड़ रुपए उनके फंसे रहेंगे, इसको ये किसी को लोन पे नहीं दे सकते। लेकिन अब जो नया नॉर्म आया है वो यही कह रहा है कि मान लीजिए हाईवे बन गया और उसका टोल वगैरह का काम जो है वो शुरू हो चुका, मतलब हाईवे ऑपरेशनल हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने 2% अपना जो लोन है वो रीपे कर दिया। जैसे ही उन्होंने 2% अपना लोन रिपे किया, तो जो पहले ये रिस्क वेट एसेट इस पे 100% था, अब वो कम होकर के कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। मतलब अब जो 100 करोड़ रुपए का रिस्क था अब केवल घट करके कितना हो जाएगा, 75 करोड़ का। और 75 करोड़ का फिर केवल 15% इनको रखना पड़ेगा अपने पास बफर के तौर पे। मतलब जो पहले ये 15 करोड़ रुपए रख रहे थे, अब 25% उससे कम रखना पड़ेगा। इसी तरह जब ये 5% रिपे कर देंगे लोन, तो 5% रिपे करने के बाद इनका जो रिस्क वेट है वो 50% आ जाएगा। मतलब अब इससे भी कम 50% रिस्क वेट आ जाएगा। मतलब जो 100 करोड़ का लोन था अब रिस्क उस पे कितना है, केवल 50 करोड़ रुपए का रहेगा। तो 50 करोड़ का आप केवल 15% रखेंगे, मतलब ये आपका अगर 15% इसका रखना होगा तो अब केवल ये 7.5 करोड़ रुपीज रखा जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, 15 करोड़ से आधा। मतलब अब जो बैंक हैं या एनबीएफसीज हैं उनके पास 7.5 करोड़ रुपए ज्यादा होगा लेंडिंग के लिए, वो फ्री हो जाएगा जो उन्होंने पहले बफर के तौर पे रखा हुआ था। ये है इस न्यूज का मतलब। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें जो बताया गया है कि जो इंफ्रा रिस्क वगैरह वेट वगैरह का है, तो इसमें जो ट्रांजिशन फ्रेमवर्क है वो क्या है।
तो देखिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, ये तो 2 जनवरी 2026 को अनाउंस किया गया और ये इफेक्टिव डेट इसकी है कि लागू कब से होगा, 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। लेकिन इसमें ये नहीं कहा आरबीआई ने कि आप इसे पहले अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो आरबीआई ने कहा है कि आप अर्ली अडॉप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा फुल अडॉप्ट करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ इसके जो नॉर्म्स हैं वो अडॉप्ट कर लीजिए, बाकी कह दीजिए हम 1 अप्रैल से लागू करेंगे। नहीं, आप अगर अडॉप्ट करेंगे तो इन फुल, या फिर आप फिर 1 अप्रैल 2026 से इसको अडॉप्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है, मतलब जो इस समय वर्तमान समय में लोन चल रहे हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है, ये कहा गया है कि ऐसे लोन जो हाईयर रिस्क को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब नए नॉर्म्स आएंगे तो जो पहले उन्होंने लोन दे रखे हैं तो रिस्क वेट उस पर फिर से असाइन किया जाएगा। तो उसकी वजह से अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे पहले लो रिस्क था, लेकिन नए नॉर्म्स अपनाने की वजह से अब जो रिस्क है उसका हाई हो जाता है, तो ऐसे में जो एनबीएफसीज हैं वो ओल्ड रिस्क वेट जो उन्होंने असाइन कर रखा है टेम्पररली केवल वही असाइन करके रखेंगे। मतलब ऐसा ना किया जाएगा कि जैसे 1 अप्रैल से एनबीएफसीज के पास कुछ ऐसे यहाँ पे लोन मिल जाए जिसकी वजह से जो उनका जो कैपिटल है वो ज्यादा जो है, मतलब हाई रिस्क होने की वजह से कैपिटल ज्यादा उनको रखना पड़ जाए, तो वो ज्यादा लोड पड़ जाएगा एनबीएफसीज के ऊपर। तो उसके लिए आरबीआई ने कहा है कि अभी तो आप टेम्परली ओल्ड रिस्क वेट ही फिर उस पर रखेंगे, लेकिन उसको ट्रांजिशन करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे करके। कब तक? तो ये कहा गया है कि 31 मार्च 2027 तक की डेट रखी गई, तब तक आप इसको ट्रांजिशन कर लीजिए, मतलब अपने आप को तैयार कर लीजिए कि उस पर हाई रिस्क होगा, उतना कैपिटल आपको रखना पड़ेगा, या फिर कोई नया रिव्यू आता है आरबीआई का, दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसके अनुसार करना होगा। और उसके बाद 31 मार्च 2027 के बाद जो न्यू नॉर्म्स हैं वो पूरी तरीके से अप्लाई होंगे, जो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है उनके ऊपर भी और जो पहले से ऑपरेशनल चल रहे हैं उनके ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आरबीआई का कहना है। अब यहाँ पे आपके सामने बात ये आती है कि जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है कि ये जो रिस्क नॉर्म है ये हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे ही लागू होगा। तो ये हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन से होने वाले हैं? तो पहली बात तो उनकी जो ऑपरेशनल हिस्ट्री है वो देखी जाएगी, मतलब कि जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है 1 साल का कॉमर्शियल ऑपरेशन सेटिस्फैक्ट्री, मतलब वो प्रोजेक्ट पे लोन दे दिया गया, 1 साल तक वो कॉमर्शियल ऑपरेशन उस पर चालू हो चुका है, 1 साल तक सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन चल रहा है, तो वो रखे जाएंगे। दूसरा कि जो उनका मतलब कह सकते हैं स्टेटस जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं आने चाहिए। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आएंगे तो उस पर रिस्क वेट कम नहीं कर सकते हैं एनबीएफसी। तीसरा है कि जो रेवेन्यू सिक्योरिटी है, मतलब जो जिस प्रोजेक्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे लोन दिया गया उसका जो रेवेन्यू है वो प्राइमरली आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, स्टैट्यूटरी जो बॉडीज हैं जैसे टोल रोड्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, पीपीएस हो गए, यहाँ से रेवेन्यू आएगा तो ही वो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहलाएंगे। फिर चौथा है इसमें कि उसमें जो कैश फ्लो है वो रिंग फेंस्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से सारी चीजें हो रही होती है। एस्क्रो अकाउंट का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये जो कोई प्रोजेक्ट बनाने वाला है, मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला जो है, और यहाँ पर हम रख देते हैं किसको, बैंक को, है ना, बैंक को या एनबीएफसी, लेट से एनबीएफसी को रख देते हैं, है ना। तो अब एक अकाउंट ऐसा ओपन होगा जिसपे एक थर्ड पार्टी का कंट्रोल होगा, है ना। थर्ड पार्टी का कंट्रोल कैसे होगा कि ये प्रोजेक्ट से जो भी पैसा आएगा ये इसको अपने ये अकाउंट में नहीं रखेंगे, जिससे बिजनेस करते हैं उसमें नहीं रखेंगे, बल्कि इस एस्क्रो अकाउंट पे रखेंगे सबसे पहले पैसा। और ये जो पैसा प्राप्त होगा उससे सबसे पहले जाएगा जो लोन का बचा हुआ पैसा है, मतलब जो रीपेमेंट है लोन की वो जाएगी, और उसके बाद जो पैसा है वो जो है जो भी प्रोजेक्ट ओनर है उसके पास जाएगा। मतलब ये है कि कल को ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट तो कमा रहा था, इन्होंने पैसा अपने पास रख लिया और बाद में कह दिया कि हम तो भिखारी हो गए, हम तो दिवालिया हो गए, हमारे पास लोन देने का पैसा नहीं। इसलिए इसको ऐसा एस्क्रो अकाउंट का मैकेनिज्म रखा जाता है ताकि जो भी प्रोजेक्ट जो बना रहा है वो पैसे के साथ छेड़छाड़ ना कर सके और लोन का पेमेंट भी प्रॉपर होता रहे, कि जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट को पैसा मिलता रहे वैसे वैसे लोन की रीपेमेंट होती रहे। वहीं पे एक टर्मिनेशन प्रोटेक्शन भी यहाँ पे रखा गया है कि ताकि अर्ली प्रोजेक्ट टर्मिनेशन वगैरह ना हो, उसको लेकर के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाने का क्लॉज यहाँ पे आता है। तो ये 5 क्राइटेरियाज अगर आते हैं तो वो एसेट केवल हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहलाएगा और उसी पे ये जो रिस्क वेट वाली जो नॉर्म्स हैं वो लागू होती हैं। मतलब एनबीएफसीज को सुकून केवल ऐसे ही प्रोजेक्ट पे मिल पाएगा, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कह करके उस पर आप रिस्क वेट कम कर लीजिए, नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी शर्तें आएंगी तभी वो लो रिस्क वेट कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, मतलब ये जो रिस्क वेट रिडक्शन किया जा रहा है एनबीएफसी से, तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहला प्रभाव तो पड़ेगा
कि जो एनबीएफसीज के पास जो क्रेडिट सप्लाई है वो बूस्टअप होगी। कैसे? वही अब मैंने आपको बताया कि पहले के तुलना में अगर आप देखिए कि अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है कोई और उस पे 15% का जो है सीआरएआर मेंटेन करना है, 15 करोड़ रुपए फंसे हैं जब तक पूरा रीपेमेंट ऐसा नहीं हो जाता है ना। लेकिन अभी क्या है कि अगर रीपेमेंट हो जाता है 2% या 5% का, तो अब एनबीएफसी उसका रिस्क वेट घटा देंगी। तो पहले जो 15 करोड़ थे अब वो केवल 7.5 करोड़ रुपए ही फंसे रहेंगे। बाकी के जो 7.5 करोड़ रुपए उसके फ्री हुए हैं कैपिटल से, तो वो अपने पास इसको रख के अचार तो डालेंगे नहीं भाई, इसको भी क्या करेंगे, लोन पे देंगे। तो अब उनके पास जो क्रेडिट सप्लाई है बढ़ेगी, मतलब अब वो सेम जो पैसा वो कैपिटल के रूप में उन्होंने रखा हुआ था, अब उसमें से भी उनके पास पैसा फ्री होगा लोन पे देने के लिए। तो जो कैपिटल फ्री अप होगी उससे वो ज्यादा लेंडिंग कर पाएंगे। दूसरा, जो कॉस्ट है बोरोइंग की वो भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जब एनबीएफसीज के पास जो कैपिटल है वो ज्यादा फ्री अप रहेगा, तो सिंपल सी बात है कि वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम करेंगे ताकि मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट पे वो लोन दे सकें, लोग उनके पास लोन लेने आ सकें। तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, मतलब बाकी जो इसके जो डेवलपर्स हैं उनको भी थोड़ा ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम पड़ेगी और एनबीएफसीज को कस्टमर अट्रैक्शन में ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो भी तैयार हो पाएगी, क्योंकि बैंक्स वगैरह के पास इस तरह की जो सुविधा है लो रिस्क वेट असाइन करने की, ये सारी चीजें वो पहले से उपलब्ध है, लेकिन एनबीएफसी के पास नहीं थी। तो अब अगर एनबीएफसी के पास ये सुविधा रहेगी तो उससे होगा क्या, लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो पाएगी, बैंक और एनबीएफसी के बीच में थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ेगा और उसकी वजह से जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनको और ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो ऑपरेशनल एसेट पे किया जा रहा है। मतलब कि भाई ये अगर आप पीछे की शर्तें देखें तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 1 साल कंप्लीट होना चाहिए कॉमर्शियल ऑपरेशन का। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो ब्राउन फील्ड हो चुके हैं, मतलब ऑपरेशनल हो चुके हैं, कि हाईवे बन के तैयार हो गया, टोल उस पे लग गया है, टोल के जरिए कमाई हो रही है ना। तो उस पर यह फोकस ज्यादा किया जा रहा है, ना कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पे, मतलब जो भी स्क्रैच से बनना तैयार हुआ उस के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जा रहा है। तो जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उनके ऊपर फोकस रहेगा। तो ये होगा कि भाई एनबीएफसी भी इस तरीके से लोन देंगे ताकि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट जो है अच्छे से कंप्लीट हो पाए, जिनमें रिस्क ज्यादा नहीं हो, और जो अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं रीपेमेंट वगैरह और एनपीए वगैरह खतरा जहाँ पे कम होती है, तो उससे होता क्या है कि जो रीफाइनेंसिंग वगैरह होती है वो काफी चीपर हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि 4 मेजर इनको एनबीएफसी को लाभ मिलने वाला है। आगे हम बात करें यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस की। जैसे एक डेफिनेशन आप देखते हैं यहाँ पे रिस्क वेट का। रिस्क वेट का मतलब ऐसे समझिए कि अगर बैंक या एनबीएफसी कोई भी 100 रुपए का लोन अगर किसी को दे रहे हैं, तो वो ये देखते हैं वो लोन दिया किसको है। अब यही लोन अगर किसी सरकार को दिया है तो कहेंगे इस पे तो कोई रिस्क नहीं, 0% रिस्क है। किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया है तो वो लोन किस कैटेगरी का है उसके अनुसार वो रिस्क वेट असाइन करते हैं कि इस पे 50% का रिस्क है या 100% का रिस्क है, कि मतलब पूरे तरीके से भी डूब सकता है। उसके अनुसार उनको उस पे क्या करनी पड़ती, कैपिटल को अपना अगल अलग जो बफर है वो बनाना पड़ता है। अगर ये डूब गया तो हमारे पास कुछ अपनी कैपिटल तो होनी चाहिए जिससे मैं लॉस की भरपाई कर सकूं। तो जितना ज्यादा जिस पे रिस्क होगा उतना ज्यादा कैपिटल बफर होगा, जितना कम रिस्क होगा उसको कैपिटल बफर उतना कम रखना पड़ेगा। जितना कम कैपिटल बफर रखेगा उतना ही ज्यादा कैपिटल उसके पास फ्री रहता है लोन पे देने के लिए, है ना। मतलब ऐसे समझिए 100 रुपए का लोन अगर किसी को दिया और रिस्क उस पर कितना आ गया है, रिस्क वेट 100% है, मतलब उसको 15 रुपए जो है वो रखने पड़ेंगे अपने पास। अब इस 15 रुपए का वो कुछ नहीं कर सकता, इसे लोन पे नहीं दे सकता। लेकिन अगर उस पर रिस्क वेट जो है वो 50% है, तो इसका मतलब केवल 7.5 रुपए जो है उसको अपने पास रखने पड़ेंगे। तो 15 की जगह केवल 7.5 रखने पड़ेंगे, तो 7.5 रुपए उसके पास फ्री होंगे लोन पे देने के लिए। तो ये होता है रिस्क वेट। वहीं पे अगर हम बात करें सीआरएआर की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है, तो ये एक तरह का रेशियो होता है जिसको मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स को भी, एनबीएफसीज को भी, मतलब जो भी लोन देता है। इसमें रहता है कि टीयर 1 कैपिटल और जो टीयर 2 कैपिटल होती है, मतलब जो मोस्ट लिक्विड कैपिटल्स होती हैं, जो हाई क्वालिटी कैपिटल्स होती हैं, वो ऊपर रहती है और नीचे रहता है रिस्क वेटेड एसेट। तो ये मतलब किसी भी बैंक के टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल का को सम करिए और उसने जितना भी रिस्क वेटेड उसका एसेट है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो उसका सीआरएआर निकल के आता है। सीआरएआर जितना ऊपर रहेगा मतलब उस बैंक की, उस एनबीएफसी की हेल्थ उतनी ही अच्छी है, मतलब उसके पास उतना ही बेहतर कैपिटल है और उसका जो रिस्क वेट है वो भी थोड़ा कम है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही रिस्क वेट एसेट कम करेंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर है ना, आप जिसको जितना इसको कम करेंगे सीआरएआर अपना उतना ही बेहतर होगा। तो अगर रिस्क वेट एसेट एनबीएफसी का कम होगा
तो उसका CRAR भी तो इम्प्रूव होगा, है ना। तो ये होते हैं CRAR। वहीं पे बात करें NBFC IFC की, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। NBFC के ना बहुत सारे टाइप होते हैं, तो एक उसमें होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इसका काम ही होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो लोन है वो देना, मतलब 75% लोन वो केवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट को है वही देती हैं। तो एक अलग टाइप की ये कंपनी होती है। यहीं पे एक बात आती है कॉमर्शियल ऑपरेशनल डेट, ऑपरेशंस डेट की। तो कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसका कंस्ट्रक्शन फेज आएगा, तैयार हो जाएगा, फिर वो काम करना शुरू करेगा, तो वो होती है COD, है ना। ये नहीं कि जब से वो बन रहा है तब से, नहीं, जब से वो काम करना शुरू किया, जब से ऑपरेशनल रेवेन्यू आने लगा, वो डेट होती है उसकी COD की, ना कि जब से वो बनना शुरू हुआ था वो। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसका क्या लाभ होगा NBFC, इसको ये भी समझ में आया होगा, और इसका एक्चुअल में मतलब क्या है न्यूज का वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।